जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये 2025 का पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है और इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछेगा 10 नंबर का क्वेश्चन कि मांग लोच किसे कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा था। ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा था पिछली बार ने, तो बहुत से स्टूडेंट ने क्वेश्चन छोड़ दिया था कि मांग लोच क्या है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए अथवा राष्ट्रीय आय और जन कल्याण के मध्य संबंध पर लेख लिखिए। दोस्तों, ये दोनों में एक ही क्वेश्चन लिखना था। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 80 से 100 वर्ड में लिखना है। दोस्तों, तो मांग लोच किसे कहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलेगा बहुत ही सरल तरीका से समझने और नोट्स के साथ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा और तैयारी भी करते चलिए। मेरे भाइयों, मांग लोच किसे कहते हैं। दोस्तों, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मांग लोच एंड मांग लोच किसे कहते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसका इंग्लिश होता है स्टेप्सिटी ऑफ डिमांड। यानी मांग लोच का अर्थ उपभोक्ता के अनुसार वस्तुओं की मांग को लोच कहा जाता है। दोस्तों, यानी मांग लोच यानी उपभोक्ता के अनुसार जो कस्टमर होते हैं तो उनका अनुसार जो वस्तु की मांग होती है, कितनी डिमांड होती है, यानी अगर किसी वस्तु की मांग कीमत बढ़े या घटे और उसकी मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है तो उसे मांग लोच कहते हैं। जैसे मांग की लोच किसी भी कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन का उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिक्रियात्मक को मापती है, तो उसे मांग लोच कहते हैं। ये परिभाषा है और इसके कौन लिखे हैं, तो प्रोफेसर डूली जो थे प्रोफेसर वही लिखे हैं और इस मांग लोच पे अपना सिद्धांत बताए हैं कि मांग की लोच यानी किसी की कीमत, अन्य वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की आय में होने वाली परिवर्तन का उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में से है। दोस्तों, यानी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता जो होते हैं, कस्टमर होते हैं, तो उनकी वस्तुएं की डिमांड कम हो जाती है। अगर कीमत गिरती है तो वस्तुएं की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, उपभोक्ता की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। मांग लोच में 3 प्रकार की लोच का पता चलता है। मांग लोच को मापने की विधि होती है तो 3 प्रकार की होती है। पहला होती है मांग की कीमत लोच, दूसरा होती है मांग की आय लोच, तीसरा होती है मांग की आड़ी लोच। दोस्तों, ये 3 होती है, इसी से मापा जाता है। उसके बाद इसमें प्रकार होता है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। माप लोच की मापने की विधि 3 प्रकार की होती है, प्रतिशत परिवर्तन विधि, ज्यामितीय विधि, कुल व्यय विधि। दोस्तों, ये प्रतिशत से नापा जाता है और ये ज्यामितीय विधि किसे कहते हैं। ज्यामितीय विधि वह तरीका है जिससे मांग की लोच को ग्राफ की सहायता से मापा जाता है। दोस्तों, तो उसे ज्यामितीय विधि कहते हैं। उदाहरण आप लोग डिफिनीशन देख सकते हैं, प्रतिशत परिवर्तन विधि। इस विधि को अनुपातिक विधि या फ्लक्स विधि कहते हैं। इस विधि के अनुसार मांग कीमत लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन और मांग में होने वाले प्रतिशत परिवहन का अनुपात है। दोस्तों, यानी अनुपातिक विधि यानी प्रतिशत विधि है, इसको फ्लक्स विधि भी कहते हैं। और इस विधि के अनुसार यानी इस मेथड के अनुसार मांग, डिमांड, कीमत, प्राइस, लोच कीमत, स्टेबिलिटी प्राइस में होने वाले परिवर्तन, डेवलपमेंट और मांग में होने वाले प्रतिशत परिवहन का अनुपात है। तो इसका दोस्तों ये त्रिभुज आकार का बना है और Q यानी क्वांटिटी बताता है, इक्वल मांग की मात्रा में परिवर्तन, यानी दोस्तों मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन आया है। दोस्तों, अगर प्राइस किसी भी वस्तु का अगर ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, उस वस्तु की डिमांड कम हो जाती है। हाँ, अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस उसका महंगा हो जाता है। तो Q का अर्थ होता है क्वालिटी यानी प्रारंभिक मात्रा। त्रिभुज P से प्राइस इक्वल कीमत में परिवर्तन, कीमत में क्या परिवर्तन हुआ, जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पर देखेंगे। P से प्राइस प्रारंभिक कीमत, यानी प्रारंभिक कीमत अब क्या था और बाद में जब उस चीज़ का डिमांड होता है तो प्राइस बाद में क्या होता है। तो ED इक्वल स्टेबिलिटी डिमांड ऑफ त्रिभुज क्वालिटी ऑफ बटा Q इंटू 100 यानी प्रतिशत से नापा जाता है। या अथवा हम लिख सकते हैं त्रिभुज P यानी प्राइस अपान या बट्टा लगा सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं
P इंटू 100। ये इसका दोस्तों ये फार्मूला है। प्राइज P इक्वल प्राइज होता है। मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज्यामितीय विधि दूसरा विधि है जो आपने बताया था कि ग्राफ के सहायता से इसका मांग का लोच का इन ग्राफ की सहायता से मापा जाता है, तो उसे ज्यामितीय विधि कहते हैं। इस विधि को मांग की लोच को मापने की बिंदु पॉइंट विधि है दोस्तों। इससे बिंदु पॉइंट के भी नाम से जानते हैं और उससे भी मापा जाता है। ज्यामितीय विधि का सरल रेखा मांग वक्र पर किसी विशेष बिंदु पर किया जाता है। दोस्तों इसका एक ग्राफ है। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और इसका आप लोग ग्राफ देख सकते हैं। ये ग्राफ है, इसी ग्राफ के माध्यम से इस क्वेश्चन को बताया गया है और आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। एक सरल रेखा मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच पृथक पृथक होती है। दोस्तों ये एक रेखा है, इसकी आप लोग मांग देख सकते हैं। विभिन्न भिन्न बिंदु पे, एक बिंदु, 2, 3, 4, 5 बिंदु है और अलग अलग प्रतिस्थापना प्रतिस्थापित हुई है। तो इसको बनाएंगे, वस्तु की कीमत की ये रेखा हो जाएगी, वस्तु की मांग हो जाएगी। उसके बाद आप लोग कुछ भी यहाँ पे लग सकते हैं, ABCDE ऐसे करके। P से प्राइस, O Q क्वालिटी, इस स्टेबिलिटी आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसका क्या मतलब है दोस्तों, अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद बताने वाला हूं। तो सरल रेखा मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच को निचले खंड और ऊपरी खंड के मध्य अनुपात में मापा जाता है। दोस्तों सरल रेखा है एक वक्र की किसी भी बिंदु, यानी बिंदु है जो आप लोग देखे हैं, इस बिंदु के ऊपरी और निचले खंड, यानी ऊपरी और निचले खंड को अनुपात के रूप में मापा जाता है दोस्तों। तो कैसे, ED इक्वल यानी ये अनंत, ये अनंत का साइन है, और ED इक्वल लेस देन, इसे मोर देन भी कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग सरल भाषा में समझिए कि आप लोग इस चित्र के माध्यम से समझ लीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वस्तु की मांग की रेखा है दोस्तों। तो ED इक्वल 0 यानी पूर्णतः लोचदार, यानी कीमत बदलने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण से जीवन रक्षक दवाइयाँ, इसे दवा भी कितना भी महंगा हो जाए फिर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ED इक्वल, इसे दोस्तों मोर देन और लेस देन कहते हैं। तो ED इक्वल मोर देन 1, तो यानी कम लोचदार होता है। तो कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में कम परिवर्तन होता है। उदाहरण जैसे नमक, माचिस, देखिए यहाँ बहुत कम परिवर्तन होता है। ED इक्वल 1 यानी ED बराबर 1, तो इसका अर्थ क्या होगा, था एकल लोचदार, यानी कीमत और मांग में बराबर प्रतिशत परिवर्तन होता है। यह स्थिति मांग वक्र के मध्य बिंदु पर होती है दोस्तों, यानी कीमत और मांग में बराबर प्रतिशत होता है। यानी जब देखते हैं किसी भी प्राइस का डिमांड बढ़ता है तो उसका रेट भी वैसे होता है। तो स्थिति मांग वक्र के मध्य बिंदु होता है, यानी बीचों बीच होता है, दोनों देख सकते हैं बिंदुओं के बीच में होता है। ED इक्वल लेस देन 1 यानी अधिक लोचदार, मोर देन दोस्तों, मोर देन यानी अधिक लोचदार है। तो कीमत में थोड़े परिवर्तन से मांग में अधिक परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, AC महंगा हो जाए, कार या मोबाइल ETC होता है, तो कीमत में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है तो मांगों में भी अधिक परिवर्तन होता है, यानी वस्तु उस चीज़ का डिमांड कम हो जाती है, कम बिकने लगता है। ED इक्वल अनंत, इसे अनंत बोलते हैं या अपूर्ण अनंत लोचदार बोलते हैं। तो कीमत में बहुत छोटा परिवर्तन होने पर मांग पूरी तरह से बदल जाती है दोस्तों, यानी ये 0 से भी कम होता है तो इसका भी मांग में परिवर्तन होने से पूरी तरह बदल जाती है। तो आप लोग को चित्र के माध्यम से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। इसमें का तीसरा है कुल व्यय विधि, यानी सभी का व्यय निगम बताया गया है कि जब किसी वस्तु की मांग लोच इकाई से अधिक होती है, यानी जब किसी वस्तु की मांग लोच में क्या होता है, लोच का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो इसे सरल भाषा में समझिए आप लोग, लचीला। लचीला आप लोग नाम सुने होंगे, तो लचीला इकाई से अधिक होती है, यानी एक यूनिट से ज्यादा होती है। तो ED इक्वल अधिक, देख सकते हैं आप लोग, 1 से अधिक होती है तब कीमत में गिरावट कुल व्यय को बढ़ाता है, यानी तब कुल व्यय को जैसे गिरे होते हैं, रेट गिरे होते हैं, तब उसका प्राइस बढ़ता है। तो जब किसी वस्तु की मांग लोच इकाई के समान रहती है तो ED इक्वल 1 यानी बराबर हो जाती है।
तब कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग इतना परिवर्तन होता है कि वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय स्थिर रहते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जब कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो स्थिर हो जाता है, व्यय होता है, तब परिवर्तन के मांग में होने के कारण इतना परिवर्तन हो जाता है, इतना विकासशील होता है, इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि उस व्यय का स्थिर इक्वल हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।